नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी 2023 के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें से हम लोग इतिहास का पोर्शन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पोर्शन और भारत का भूगोल पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। आपके थियरी सेशन के साथ साथ एमसीक्यू भी पूरा हो गया है। आज के लेक्चर में हम विश्व का भूगोल कवर कर रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन, नहीं तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आने की जो है भरपूर संभावना है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ आप लोग चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए शुरुआत करते हैं विश्व भूगोल। पहले आते हैं नदियाँ तथा नदियों की घाटी से क्वेश्चन। पहले देखते हैं डेनब्यू नदी के बारे में। यह नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया तथा रोमानिया से बहती हुई काला सागर में अपना जल गिरा देती है। पेन थोड़ा पतला करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। काला सागर में अपना जल यह गिरा देती है। आगे देखते हैं, डेनब्यू नदी ओल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की एकमात्र नदी है जो 10 देशों से होकर बहती है। इस नदी पर 4 राजधानियां बसी हुई हैं। कौन कौन? बुडापेस्ट, ब्रातिस्लावा, बेलग्रेड तथा वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी आपकी वियना भी इसी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। डेनब्यू बेसिन देशों को डेनबिया कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं एल्ब नदी के बारे में। यह नदी चेक गणराज्य के कार्कोनोज पर्वत से निकलकर जर्मनी में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। जर्मनी का हैम्बर्ग तथा ड्रेसेनडेस नगर इसी के किनारे बसे हुए हैं। 1900 में एकीकरण से पहले यह नदी पूर्वी जर्मनी की सीमा बनाती थी। यह आपका नदी यहाँ से क्लियर हो गया। आते हैं आप ऑर्डर नदी के बारे में देखते हैं। देखिए छोटी छोटी नदियां हैं, 2 विश्व भूगोल से ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं कम रहती हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं, वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा हुआ है। ऑर्डर नदी की अगर हम बात करें तो यह नदी चेक गणराज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर पोलैंड तथा जर्मनी की सीमा बनाते हुए बहती है। नीसे नदी से मिलकर यह बाल्टिक सागर में अपना जल गिराती है। इसका अधिकांश भाग नौगम्य है, यानी नौका चलाने हेतु है। राइन नदी देखिए इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। इसका पुराना नाम रेनस है। यह नदी आल्प्स स्थित कैंटेंस झील से निकलकर फ्रांस तथा जर्मनी की सीमा बनाते हुए बहती है तथा नीदरलैंड में रॉटरडम के पास उत्तरी सागर में गिरती है। इसके तट पर आपका रॉटरडम, कोलन, बेसल आदि नगर बसे हुए हैं। आगे देखते हैं, यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम अंतः स्थलीय जलमार्ग बनाती है। इस नदी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अत्यधिक कोयला परिवहन करने के कारण इसे कोयला नदी भी कहा जाता है, यानी इस नदी को कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं पो नदी के बारे में। यह इटली की नदी है जो आल्प्स पर्वत के विस्तो स्थान से निकलकर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। एड्रियाटिक सागर के बेसिन की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसे इटली की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? इटली का प्राचीन नगर तुरिन इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है आपका टाइबर नदी के बारे में, यहां से देख लेते हैं। इटली की एक नदी है जो एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में जल गिराती है। यह आपके टाइबर नदी के बारे में होता है। यहाँ से आते हैं हम लोग टेम्स नदी के बारे में, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है टेम्स नदी के बारे में, तो इसे भी एक बार देखते हैं। दिया गया है आपका, इसका पुराना नाम जो है टेमेसिस है। यह नदी दक्षिण इंग्लैंड में कोर्स ओल्ड पहाड़ी से निकलकर उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। लंदन तथा ऑक्सफोर्ड नगर इसी के किनारे स्थित है। लंदन इसके क्या नाम है, दोनों किनारों पर स्थित है, यानी लंदन के बीच से बहती है। लंदन तक यह नदी गम्य, यानी इसमें नदियां में चला जाता था, नौका गम्य, यानी नदी जो है नाव चल सकती है यहाँ पर। आगे देखते हैं मैकांजी नदी। देखिए सर्दी का थोड़ा मौसम है, सर्दी हो गई है, तो एक बार थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाए तो उसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा।
मैकेंजी नदी की अगर हम बात करें तो कनाडा के उत्तरी पश्चिम प्रांत में स्थित ग्रेट स्लेव झील से निकलकर ब्यूफोर्ड सागर में गिरने वाली एक नदी है जो मैकेंजी पर्वत के सामने प्रवाहित होती है। यह मैकेंजी नदी के बारे में हो जाता है। आगे देखते हैं कोलोराडो नदी। यह नदी रॉकी पर्वत से निकलकर कोलोराडो, नेवादा तथा आगे देखते हैं क्या दिया गया है, एरिजोना, ठीक ना, एरिजोना राज्यों से होकर बहती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। विश्व की सबसे बड़ी गार्ज कौन सा है? ग्रैंड कैनियन इसी नदी द्वारा निर्मित होता है। कोलोराडो नदी की इंपीरियल घाटी कपास उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। इसे आगे आते हैं हम लोग मिसिसिपी नदी पर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कनाडा की सीमा से निकलकर यह नदी दक्षिण की ओर बहती है, मैक्सिको खाड़ी में अपना जल गिराती है। सेंट लुइस, मेम्फिस तथा न्यू ऑर्लिन्स इसके तट पर स्थित मुख्य नगर है। मैसूरी, रेड आर्कस, टेनेसी आदि नदियाँ इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यह नदी अपने पश्चिमी डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध नदी अमेजन के बारे में। अमेजन बेसिन से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है आपका विश्व की नील नदी के पश्चात दूसरी सबसे लंबी नदी, यह है आपका अमेजन नदी है। विश्व में सबसे अधिक प्रवाह इसी नदी का है, सबसे अधिक प्रवाह इसका है। एंडीज पर्वत से निकलकर यह नदी पेरू, कोलंबिया तथा ब्राजील के अधिकतर भाग में जल प्रभावित करती हुई अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती है। यह आपका अमेजन नदी के बारे में हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट आपका नील नदी के बारे में। नील नदी से बार बार आपके पेपर में क्वेश्चन बनते रहे हैं, तो इसे जो है आप लोग स्किप नहीं करेंगे। नील नदी के बारे में यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट थिंग, नील नदी के बारे में देखें तो यह पूर्वी अफ्रीका में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया झील से सफेद नील नाम से निकलकर युगांडा तथा मिस्र से बहती हुई नील नदी भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई 6695 किलोमीटर है। इसी लंबाई से बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। आगे देखते हैं। सूडान के खार्तूम में सफेद नील एवं ब्लू संगम नील संगम बनाती है। इसी संगम पर खार्तूम स्थित है। खार्तूम और अस्वान बांध मिस्र में यह कई छोटे प्रपातों से गुजरती है। अस्वान बांध पर पन बिजली उत्पन्न की जाती है। काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया नगर इसके तट पर बसे हुए हैं। उसके बाद आते हैं जेम्बेजी नदी पर। जेम्बेजी नदी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह नदी कटंगा उच्च भूमि से निकलकर जाम्बिया देश में प्रवेश करती है। जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर बनाती हुई मोजाम्बिक देश से होकर मोजाम्बिक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। विक्टोरिया प्रपात इसी जो है नदी पर बना हुआ है। जिम्बाब्वे नदी के बारे में बार बार पूछा जाता है कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट आपका नाइजर नदी को भी देख लेते हैं। यहीं से नाइजर पश्चिम अफ्रीका की मुख्य नदी है। लोमा पर्वत से निकलकर यह नदी माली, नाइजर, नाइजीरिया से होती हुई गिनी की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बमाको यानी माली, नियामे तथा लागोस इसी के तट पर अवस्थित है। आगे देखेंगे। खनिज तेल और खाद्य तेल के अत्यधिक परिवहन के कारण इस नदी को तेल नदी कहा जाता है। कैंजी बांध इसी नदी पर बना हुआ है। आगे देखते हैं लिम्पोपो नदी। इससे क्वेश्चन यही बार बार पूछा जाता है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यही नदी है। इससे एक ही क्वेश्चन आपके बार बार पेपर में पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल क्षेत्र से निकलकर हिंद महासागर में गिरने वाली यह नदी है और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहीं से ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। अगला आ जाते हैं हम लोग कांगो नदी के बारे में देखते हैं। मध्य अफ्रीका की तेज बहने वाली कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, एक लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को काटती है, विषुवत रेखा को काटती है। विश्व में सबसे अधिक पन बिजली उत्पन्न करने की शक्ति इसी के पास है। आगे देखते हैं। इसके बेसिन में घने भूमध्य रेखीय सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। जंगलों में पिग्मी एवं निग्रो जनजाति के लोग रहते हैं। इसी नदी पर स्टैनले एवं लिविंगस्टोन जलप्रपात अवस्थित है। कसई, उबांगी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं।
हीरे के व्यापार का लगभग आधा भाग कसई नदी की बेसिन से ही प्राप्त होता है। ये आपका यहाँ से पूरा। आगे आते हैं, विक्टोरिया नदी देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में स्थित नदी जो उत्तर दिशा में बहते हुए जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। तंबर क्रीक इस नदी के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है डार्लिंग नदी। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि डार्लिंग नदी किस देश में बहता है, तो ऑस्ट्रेलिया में बहता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर डार्लिंग नदी न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के राज्यों में बहती हुई एनकाउंटर की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके उपजाऊ मैदान में गेहूं, तिलहन, दलहन तथा फसली एवं सब्जियों की खेती की जाती है। यहाँ से हम लोग नदियाँ पढ़ चुके। अब विश्व की प्रमुख घाटियाँ देखेंगे। घाटियों की अगर हम बात करें तो धरातल पर मैदानों एवं पठारों एवं पर्वतों के बीच भू हलचल नदियों एवं हिमानी द्वारा निर्मित अवतलित स्थलों को घाटी कहा जाता है। रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। रिफ्ट घाटियां लंबी, संकरी एवं गहरी होती हैं। आगे देखते हैं, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी भी एक रिफ्ट घाटी है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, यहाँ से थोड़ा जूम करेंगे। हाँ, अब देखते हैं, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यूएसए में एक मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क भी स्थित है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में काबुल के उत्तर में स्थित है। यह घाटी पंजशीर नदी से घिरी हुई है। अटलांटिक स्थित टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने वर्ष 1903 में की थी। अब इसके बाद जो है घाटियां देखते हैं और कौन से देश में स्थित है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, आ जाता है लायर घाटी आपके फ्रांस में है, बाडा घाटी इंडोनेशिया में है, चितवन घाटी नेपाल में है, रैबिट घाटी यूएसए में है, ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, हम्बर घाटी कनाडा में है, प्लीजेंट घाटी यूएसए में है। आगे देखते हैं, पो घाटी आपके इटली में है, पो घाटी इटली में है, सेक्रेड घाटी पेरू में है, चुंबी घाटी भारत, भूटान और तिब्बत में है, तीनों देशों की सम्मिलित है। स्वात घाटी पाकिस्तान में है, किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, काठमांडू घाटी नेपाल में है, ओल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रैंड घाटी अमेरिका में है। आगे देखते हैं, एब्रो घाटी स्पेन में है। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिण भाग में स्थित है। इसमें बृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप के उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर यानी कंप्यूटर चिपों का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। राजाओं की घाटियाँ वादी अल मुकुल मिस्र में स्थित है। घाटियाँ यहाँ से हो गई। अब देखते हैं भूजल संसाधन। विश्व में जल के कुल आयतन का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 3% ही अलवणीय है। यानी सभी जो है जल 97% के लवणीय जल है, यानी NaCl उसमें होता है, बाकी 3% ही पीने योग्य है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अटलांटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र के बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है। आगे देखते हैं, जब 30% से थोड़ा कम भौम जल को भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उत्पादन के संदर्भ में विश्व का 133वां स्थान है भारत का। तो आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपको जल इतनी आसानी से मिल जाता है, इसके लिए आपको गर्व करनी चाहिए। यहीं देखिए और राज्यों में जल की इतनी ज़्यादा किल्लत होती है, यहीं उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जल की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं आपकी गर्मियों में। आगे देखते हैं, भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। अनुमान है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। यानी जल की बहुत कमी होने वाली है आगे
भविष्य में। इसलिए आपको जो है जल की बचत करना चाहिए और इसका जो है ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग पर्वत और पहाड़ियों तथा हिमनद पर आते हैं। इसे देखते हैं। सबसे नंबर 1 पर माउंट एवरेस्ट आता है। यह पर्वत शिखर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कभी कभी पेपर में 8,850 मीटर भी दे देता है, तो दोनों सही है। यह पर्वत शिखर महान हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। यह नेपाल और चीन देशों की सीमा पर अवस्थित है। यह एक वलित पर्वतमाला है जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। इस पर्वत श्रेणी में अभी भी विस्तार जारी है, यानी लगातार जो है इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। नवीन वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इसका शिखर की ऊंचाई प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है, यानी एक साल में जो है इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ती है। नेपाल देश में इस शिखर को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जबकि चीन में से चोमोलंगमा यानी पर्वतों की रानी कहा जाता है। अब आते हैं अकांकुआ पर्वत के बारे में देखते हैं। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। देखिए ऊंचाई और लंबाई में अंतर होता है, आप लोग जानते हैं। तो यह जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह दक्षिण अमेरिका में पनामा से लेकर चिली तक विस्तृत एंडीज पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। ये चिली अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 6,960.8 मीटर है। आगे देखते हैं हम लोग जो है आपका चिम्बोराजो के बारे में। यह पर्वत दक्षिण अफ्रीका के इक्वाडोर में अवस्थित है। यह शिखर मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 6,310 मीटर है और यह एंडीज पर्वत श्रेणी का भाग है। आगे देखते हैं माउंट केटू के बारे में। काराकोरम श्रेणी में अवस्थित यह पर्वत शिखर पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाता है। यहीं इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। यह भी हिमालय पर्वत श्रेणी का एक प्रमुख शिखर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा आपका शिखर है, यानी पर्वत चोटी। यहाँ से हम लोग जो है अब माउंट मैकिन्ले को देखेंगे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में अवस्थित पर्वत शिखर है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है क्या, माउंट मैकिन्ले। इसकी ऊंचाई 6,195 मीटर है। यह पर्वत शिखर अलास्का पर्वत श्रेणी का शिखर है जो रॉकी पर्वतमाला का उत्तरी विस्तार है। इसका निर्माण वलय क्रिया द्वारा टर्शियरी युग में हुआ है। माउंट किलिमंजारो की यही बात करते हैं तो यह पर्वत अफ्रीका में केन्या व तंजानिया की सीमा पर अवस्थित है। यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है और यह अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है। माउंट फ्यूजियामा को देख लेते हैं। जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित यह पर्वत शिखर एक ज्वालामुखी पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 3,776 मीटर है और जापानी लोग इसे स्वर्ग मानते हैं। किसे, माउंट फ्यूजियामा को। माउंट कुक की यही बात करें तो न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर अवस्थित यह पर्वत शिखर दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 3,724 मीटर है। इसे माउंट आओराकी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका एम्स पीक की अगर हम बात करें तो यह पर्वत शिखर श्रीलंका के दक्षिण मध्य में अवस्थित है। इस शिखर की ऊंचाई 2,243 मीटर है। इस शिखर की चोटी पर एक खोखला भाग है जिसे गौतम बुद्ध का श्रीपद माना जाता है। इस्लाम धर्म के लोग उस चिन्ह को हजरत मोहम्मद का पैर मानते हैं। मुस्लिमों का मानना है कि हजरत मोहम्मद स्वर्ग से निष्कासित किए जाने के बाद इसी पर स्थिति पर खड़े होकर हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो। आगे कुछ पठार दिए गए हैं और कौन सी जगह पर स्थित है इसे भी हम लोग कवर करते हैं। मेसेटा पठार जो है ये आपके आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में स्थित है। एशिया माइनर पठार आपके तुर्की में स्थित है। चियापास पठार आपके दक्षिणी मैक्सिको में स्थित है। अलास्का यूक्रेन पठार आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कोलंबिया पठार ये भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
ग्रेट बेसिन पठार, ये भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कोलोराडो पठार, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रीनलैंड का पठार आपके ग्रीनलैंड में। यहाँ से हमने कुछ पठार देख लिए। अब देखते हैं कुछ पठारों के बारे में, आप पढ़ते हैं। पेंटागोनिया का पठार पहले नंबर पे आता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना स्थित शीतोष्ण जो है मरुस्थलीय पठार है। फाकलैंड की ठंडी धारा के प्रभाव से इसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ भेड़ पालन किया जाता है। आगे देखते हैं बोलिविया का पठार। पेरू व बोलिविया के मध्य पटल विरूपड़ी बल से निर्मित अंतः पर्वतीय पठार है। यह टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है कटंगा का पठार। यह जो है आपका जायरे स्थित तांबा व हीरा उत्पादक क्षेत्र है। कांगो या जायरे नदी का उद्गम इसी पठार से हुआ है। लोमामी नदी इस पठार से निकलती है। आगे देखते हैं हिमनद क्या होता है, इसके बारे में यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दिया गया आपका हिमनद जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील संकेतक होते हैं। क्रिस्टलीय बर्फ, चट्टान, तलहट एवं जल से निर्मित क्षेत्र जहाँ वर्ष के अधिकांश समय बर्फ जमी होती है हिमनद कहलाते हैं। अत्यधिक भार व गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से हिमनद ढलान की ओर प्रभावित होते हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा का 2.1% हिमनदों में बर्फ के रूप में मौजूद है, जबकि 97.2% की उपस्थिति महासागरों एवं अंतःस्थलीय समुद्रों में होता है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के 91% हिमनद अंटार्कटिका तथा 8% हिमनद ग्रीनलैंड में है। विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10% हिमनद विद्वान है, यानी कुल क्षेत्रफल का 10% हिमनद विद्वान है। कुछ हिमनद के नाम और कहाँ पर दिए हैं इसके बारे में देख लेते हैं। सियाचिन की बात करें तो आपका हिमालय का पूर्वी काराकोरम रेंज में भारत में स्थित है, जानती हैं। हिस्पार हिमनद काराकोरम श्रेणी में है। बियफो हिमनद ये भी आपका काराकोरम श्रेणी में है, जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं बोल्तोरो हिमनद, ये भी काराकोरम श्रेणी में है। रोंगबुक हिमनद ये कंचनजंगा जो है एवरेस्ट में स्थित है। चोंगोलुंगमा ग्लेशियर आपकी अगर हम बात करें तो ये आपका काराकोरम श्रेणी में है। खुरपदो ग्लेशियर ये भी काराकोरम श्रेणी में है। लोलोफोंद ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में है। यारंकन रीमो ग्लेशियर ये भी आपके काराकोरम श्रेणी में है। यहाँ से देखते हैं यारंकन रीमो काराकोरम श्रेणी में। गंगोत्री की अगर हम बात करें तो कुमायूं और गढ़वाल श्रेणी में आता है। गार्डविन ऑस्टिन ये आपके काराकोरम श्रेणी में स्थित है। जेमू ग्लेशियर यह कंचनजंगा में स्थित है। सातोपंथ ग्लेशियर आपके कुमायूं गढ़वाल हिमालय में स्थित है। क्रोडोयन ग्लेशियर कुमायूं गढ़वाल में स्थित है। लोकोन ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो यह पूर्वी उत्तर पूर्व हिमालय में स्थित है। छोटा सिगुरी ग्लेशियर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और ट्रांगो ग्लेशियर आपके काराकोरम श्रेणी में। यहाँ से हमने ग्लेशियर कवर किया। अब हम यहाँ आएंगे, इसमें जो है मरुस्थल देखेंगे, विश्व के प्रमुख मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र की बात करेंगे। थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। यहाँ अगर हम मरुस्थल की बात करते हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा 1 मिनट। हाँ, मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ जलप्रपात व अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कमी होती है। प्रायः रेगिस्तानी मैदानों को मरुस्थल कहा जाता है। पहले नंबर 1 पे आता है आटाकामा मरुस्थल। इसे देखें तो चिली तथा पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। इस मरुस्थल में नाइट्रेट यानी सोरा, आयोडीन तथा बोरक्स की भारी भंडार है, जिसका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं गिब्सन का मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल के उत्तर में अवस्थित यह उष्ण मरुस्थल है। इस मरुस्थल में वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होती है। प्राकृतिक वनस्पति में ऑस्ट्रेलियाई बबूल, कांटेदार झाड़ियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कंगारू मुख्य जंगली पशु है जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। ये भी आपके गिब्सन मरुस्थल क्षेत्र में ही पाया जाता है। गोबी मरुस्थल की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते आते हैं। मंगोलिया तथा चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ
गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है, उसमें रेत की मात्रा तो कम है किंतु वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होती है। इस मरुस्थल में शीत ऋतु में बर्फ पड़ती है। यह विश्व का विशालतम शिशोर मरुस्थल है। आगे देखेंगे हम लोग ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल को। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी में फैला यह एक उष्ण मरुस्थल है। इसके किसी किसी भाग में रेत और कहीं कहीं बंजर चट्टानें हैं। यह मरुस्थल में सोना चांदी के भंडार है, यानी यह सोना चांदी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आगे आपका रब अल खाली मरुस्थल, इसे भी आप लोग कवर करते हैं। दिया गया है आपका अरब प्रायद्वीप में विस्तृत उष्ण मरुस्थल जिसमें विश्व में सबसे अधिक रेत पाया जाता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। तेल के भंडार मिलने के कारण इसका महत्व बढ़ गया है। अगला आता है आपका काराकुम मरुस्थल। कैस्पियन सागर में अरल सागर के मध्य अवस्थित काराकुम एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। इस मरुस्थल का रेत काले रंग का है। आमू नहर की खुदाई करने के पश्चात इसके बहुत भाग को सिंचित करने से कृषि अंतर्गत ले लिया गया है। आगे देखते हैं। आमू नहर आसिकाबाद नहर के पास गुजरकर कैस्पियन सागर की ओर जाती है। यह मरुस्थल मुख्यतः तुर्कमेनिस्तान में विस्तृत हुई है। साथ ही कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में भी इसका जो है विस्तार है। अब देखते हैं विश्व की प्रमुख मरुस्थलें और कौन से देश में यह स्थित है। सहारा मरुस्थल की अगर बात करें तो यह उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में है। नुबियन मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी मरुस्थल तीनों की अगर हम बात करें तो यह ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में पाया जाता है। अल नफूद अहम मरुस्थल सऊदी अरब में है, नाम से आप लोग को लग रहा है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है, ज़्यादातर मंगोलिया ऑप्शन में देता रहता है। कालाहारी मरुस्थल की अगर हम बात करें तो यह बोत्सवाना में पाया जाता है। तकला मकान मरुस्थल यह सिक्यांग प्रांत चीन में पाया जाता है। सोनोरान मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नाबीब मरुस्थल नाबीबिया में है। काराकुम मरुस्थल आपके तुर्कमेनिस्तान में है। आगे देखते हैं। थार मरुस्थल की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत व पाकिस्तान तक फैला हुआ है। सोमाली मरुभूमि की बात करें सोमालिया में है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है। रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है। काइजिल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान व कजाकिस्तान में है। दस्त लुट की अगर हम बात करें मरुस्थल ये आपके पूर्वी ईरान में है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया था कौन सा मरुस्थल कौन से देश में है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। दस्त कबीर मरुस्थल दक्षिणी ईरान में है। मोजाबे या मोहाबे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और पेंटागोनिया मरुस्थल आपके अर्जेंटीना क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कालाहारी मरुस्थल को देखते हैं। यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित एक मरुस्थल जिसके पूर्व में डेक्कन पर्वत, दक्षिण में कारू पर्वत तथा पश्चिम में चेला पर्वत स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 914 मीटर है। यह ऑरेंज नदी के उत्तर तथा नगामी झील के दक्षिण में स्थित है। यहाँ बुशमैन जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ से मरुस्थल पूरा का पूरा कवर हो जाता है। अब हम वन देखेंगे, विश्व में कौन से प्रकार के वन और क्या कहाँ पाए जाते हैं। नंबर 1 पे आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यह वन पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय भागों में जहाँ प्रायः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ मिलते हैं। इस जैसे क्षेत्र का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 अक्षांशों तक होता है, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में 10 अक्षांश और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 10 अक्षांश तक इसका विस्तार रहता है। इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ के वनों में उगने वाले वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती हैं तथा लकड़ी कठोर होती है। आगे देखते हैं। इन वनों का विस्तार दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन, अफ्रीका में जायरे बेसिन व गिनी तट, एशिया में इंडोनेशिया, दक्षिण म्यांमार तथा भारत के पश्चिमी घाट, असम, बांग्लादेश और मध्य अमेरिका के पूर्वी तट पर होता है। इसमें महोगनी, रोजवुड, एबोनी, सिनकोना, रबड़,
ताड़, आयवरी, गिलनमा इत्यादि वृक्ष उगाए जाते हैं। देखिए इसे जो है लाइट्रिनल जैसे आप जो ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है इसमें से कौन सा जो है पेड़ों की प्रजातियां हैं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं आर्द्र सदाबहार पर्णपाती वन। देखते हैं ये वन उत्तर उष्णकटिबंध में उन भागों में मिलते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये वन मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इन क्षेत्रों में तापमान एवं वर्षा में मौसमी परिवर्तन होता है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है एवं शीतकाल शुष्क रहता है। इस कारण यहाँ की वनस्पति वर्ष भर हरी भरी रहती है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, उत्तर तथा मध्य म्यांमार, थाईलैंड आदि जगहों पर होता रहता है। यहाँ के वनों में साल, सागौन, शीशम, बांस, बेत, गुर्जन, बरगद, नीम, कदम इत्यादि जो है वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन जो है आपके महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री और 30 डिग्री अक्षांतरों में मिलती है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में अफ्रीका का विशाल सहारा एवं कालाहारी मरुस्थल, एशिया के अरब एवं थार मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका के पेरू एवं आटाकामा मरुस्थल एवं ऑस्ट्रेलिया का विशाल मरुस्थल सम्मिलित है। आगे देखते हैं इस मरुस्थलीय प्रदेशों की जलवायु अत्यंत शुष्क और विषम होती है। नागफनी, कटीली झाड़ियाँ, मोटे पत्ते वाली घासें यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। इन प्रदेशों में जल स्रोतों के समीप ताड़, खजूर, बबूल आदि के पेड़ पाए जाते हैं। अब आता है आपका भूमध्य सागरीय वन। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिम भाग पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें अंगूर, नींबू, संतरा, सहतूत, नाशपाती, अनार आदि फल उगाए जाते हैं। चैपरेल, लैंडवेयर तथा अन्य सुगंधित जड़ी बूटियां भी यहाँ पाई जाती हैं। अब आते हैं इसके बाद शंकुधारी वन को देखते हैं। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में तथा अन्य भागों में ऊंचे पर्वतों पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। चीड़, देवदार, फर, स्प्रू इस वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। नेक्स्ट आता आपका पर्णपाती वन। पर्णपाती वन की अगर हम बात करें तो ये वन शीतल जलवायु वाले तटीय क्षेत्रों में एशिया के मानसूनी प्रदेशों के उत्तर पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चिली, ब्राजील, मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ ओक, बीच, वालर, सागौन, शीशम, साल, बांस आदि जो है वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं टुंड्रा प्रदेश पर। टुंड्रा वन की अगर हम बात करें तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर एशियाई, यूरोपीय व उत्तरी अमेरिका भागों में वनस्पतियां अत्यंत विरल हैं। यहाँ पर केवल लाइकेन, एल्गी व जंगली झाड़ियाँ छोटे मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। रेंडियन टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख पशु है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और यहाँ के निवासियों के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ के निवासी एस्कीमो कहलाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जो है थोड़ा तबीयत खराब है, बुखार की स्थिति यहाँ पर लग रही है। तो प्लीज़ आप लोग बात को मानिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।